हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आईएलटीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में किया था पीडब्ल्यूडी एक्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जो कि कब आया था? 2016 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, और भी अगर आपको आईएलटीएस की वीडियोस देखनी है तो उसके सभी के लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जाके वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। हमने इससे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट मतलब कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट डिस्कस किया था, जो कि कब आया था? 1995 में। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी को वो एक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा आपको कुछ भी और करने की या फिर जानने की ज़रूरत नहीं है उस एक्ट के बारे में। मैंने जितना भी उस वीडियो में बताया है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी डिटेल कोई भी ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए जी, जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो है ये किसके बारे में बात करता है? ये दिव्यांगजनों के बारे में बात करता है। सबसे पहली बात, उनके अधिकारों के बारे में बात करता है। ठीक है, और जो हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट में उनके राइट्स के बारे में बात किया था, उनके अधिकारों के बारे में बात किया था, क्या वो उसको फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं, क्या उसका वो फुल्ली यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर करता है क्या? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्ट हमें बताता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ये एक्ट हमें बताता है पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो हमें अधिकार दिए गए थे, अब इसमें बढ़ाकर और उनको फ्लैक्सिबल बना दिया गया है, उनके राइट्स को और फ्लैक्सिबल बना दिया गया है और ज़्यादा राइट्स इन लोगों को दिए जा रहे हैं, डिफरेंटली एबल लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि ये वाला जो एक्ट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये इंश्योर करता है कि क्या कोई वॉयलेशन तो नहीं हो रहा इनके राइट्स के साथ। फोर्थ पॉइंट क्या था फ्रेंड्स, कि ये वाला एक्ट हमें बताता है कि बच्चे क्या इंक्लूड किए जा रहे हैं, जो कि पहले हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट में पढ़ा था। अब इस वाले एक्ट में बताया जा रहा है कि जो हमने इंक्लूजन की बात, इंटीग्रेशन की बात, समावेशी शिक्षा की बात जो हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट में की थी, क्या वो अच्छे से इंक्लूजन हमारे समाज में आ पाया है या फिर नहीं आ पाया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके जो पहले रिजर्वेशन दिया जाता था, जो पहले इनके लिए कोटा दिया जाता था 3% का, अब वो बढ़ाकर इसमें 4% कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस अधिनियम के तहत दिव्यांग या विकलांग लोगों को सरकारी व गैर सरकारी मतलब कि प्राइवेट सभी योजनाओं लाभों में आरक्षण दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आरक्षण की बात इसमें मेनली की गई है, इंक्लूजन की बात इसमें की गई है और किस तरीके से इनके लाइफ को इजी बनाया जा सकता है, फ्रूटफुल बनाया जा सकता है और कैसे कैसे इनको मेन स्ट्रीम मतलब कि एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा सकता है। तो वो 2016 के हमें राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट में हमें बताया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके कुछ मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो कि सिर्फ आपको वही ध्यान में रखने हैं। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पीडब्ल्यूडी एक्ट में हमें बताया गया था कि हम लोग क्या क्या करेंगे और समाज में क्या क्या होना चाहिए। तो इसने यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एक ब्यौरा दिया था। ठीक है, एक बात कही थी, एक वादा किया था। उसी वादे के तहत ये अब जो है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मतलब कि करीबन 21 सालों बाद दोबारा से इस वाले जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है इसको चेंज किया गया, थोड़ा सा उसको और अच्छा बनाया गया, फ्लेक्सिबल बनाया गया। ठीक है, अपने वादे के अनुसार, जो कि किया गया था किससे? UNCRPD से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। देखिए जी, ड्राफ्ट बिल, आप लोग समझते होंगे कि ड्राफ्ट बिल क्या होता है। जब हमें किसी को कोई एप्लीकेशन देनी होती है, जब हमें अपनी कोई दरख्वास्त देनी होती है, तब हम एक उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ड्राफ्ट बिल। किसी भी बात को कहने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन को रखने के लिए उसका पहले एक फॉर्मेट होना चाहिए ना। उस फॉर्मेट में आप अच्छे से अपनी बातों को लिखते हैं एक एक पॉइंट करके, तो ये ड्राफ्ट बिल होता है। तो ये ड्राफ्ट बिल कब तैयार किया गया था?
क्रिएटेड इन 2011 में तैयार कर लिया गया था ये ड्राफ्ट बिल कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, ठीक है। और ये कब तैयार किया गया था? 2011 में। ड्राफ्ट बिल 2011 में, याद रखिएगा। इसके बाद इसका जो ये बिल था ये पास राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को हुआ। कब हुआ? राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को हुआ, लोकसभा में 17 दिसंबर 2016 को हुआ, लगभग 3 दिन बाद, ठीक है फ्रेंड्स। 14 और 17 याद रखेंगे। इसके बाद जी ये फोर्स में कब आया, इफेक्ट में कब आया, ठीक है। ये इफेक्ट में आया 30 दिसंबर 2016, मतलब कि जब 2016 का एंड था, बिल्कुल एंड था, तब ये जो हमारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है इफेक्ट में आया था और ये लागू किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देख लेते हैं ये किसको रिप्लेस करता है। ये रिप्लेस करता है हमारे पीडब्ल्यूडी एक्ट को, जो कि है 1995 में जो आया था, ठीक है। पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 आया था उसको ये रिप्लेस करता है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए की फीचर्स मैंने लिखे हैं। अब देखिए इतनी बड़ी इसकी फाइल थी जो इसमें पढ़ने वाले हैं, कई इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, बट मैंने इसमें से की फीचर्स लिए हैं। सारा का सारा बस सेम ही है, बट कुछ की फीचर्स है इस वाले एक्ट में जो आपको याद करने हैं, वरना पीडब्ल्यूडी अगर आपने पढ़ लिया तो आपको आरपीडब्ल्यूडी की भी काफ़ी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या बात की गई थी। इसमें बात की गई थी कि भाई किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक दृष्टि से किसी भी स्थान पर किसी विकलांग व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या डराता है, कारावास या दंडनीय है, इम्प्रिजनमेंट है। मतलब इनके जो राइट्स, इनको जो अधिकार दिए गए हैं, अगर उसका किसी भी तरीके से उसका वायलेशन होता है, खलन होता है, तो इनको ये पनिशेबल है, प्लस इम्प्रिजनमेंट मतलब कि जेल भी हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके ये पनिशेबल और इम्प्रिजनमेंट जो इन्होंने ये 2 वर्ड्स जोड़ दिए ना, इससे क्या हुआ, इनको और सशक्तिकरण इनका किनका, दिव्यांगजनों का कर दिया गया, डिफरेंटली एबल पीपल का और सशक्तिकरण कर दिया गया। ये और स्ट्रॉन्ग हो गए, इनकी जो रूट्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो गए, और ये ज़रूरी भी था, ठीक है फ्रेंड्स। पहले तो कोई भी बोल देता था, इनको किसी भी नाम से बुलाता था कि भाई लंगड़ा है, या फिर किसी भी तरीके से इनको बुलाया जाता था, बट अब उनको अगर किसी भी दृष्टि से अगर उनको गलत कहा गया, गलत उनको ट्रीट किया गया जाने अनजाने में भी, तब भी वो पनिशेबल होगा, ठीक है जी, दंडनीय होगा, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ देखिए जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की पिछली बार मैंने बात की गई थी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी भी स्कूल में अगर एडमिशन लेना हो तो कितना % कोटा दिया जाता है, तो 3%, बट अब इसमें बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 4%। दूसरी बात ये याद रखिएगा, ठीक है जी। तीसरी बात हमें याद रखनी है कि जी इनके लिए स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट बना दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस अधिनियम की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता प्रत्येक जिले में विशेष अदालतों का प्रावधान है। ये विशेष अदालतें पीडब्ल्यूडी के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को संभालेगी। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या हमने पढ़ा था, वायलेशन नहीं होना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट या फिर जेल भी हो सकती है, कोई भी सज़ा मिल सकती है। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक क्षेत्र में अलग से कोर्ट बना दिया गया है, ठीक है। उस कोर्ट, वो कोर्ट क्या संभालेगा, जिसको हम पीडब्ल्यूडी कोर्ट बोलते हैं, वो कोर्ट क्या संभालेगा, वो कोर्ट संभालेगा कि अगर इनके साथ इनके अधिकारों का कोई भी उल्लंघन होता है तो उनके सारे मामले, पीडब्ल्यूडीज़ के जितने भी मामले होते हैं वो सारे ये वाला कोर्ट संभालेगा, ठीक है। स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तीसरी चीज़ क्या बोली है इन्होंने, फ्री एजुकेशन। पिछली बार हमने पढ़ा था 18 साल तक, ठीक है, बट अब इसमें लिमिट कर दिए 6 से 18 साल तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और हमने पिछले वाले एक्ट में पढ़ा था कि फ्री बुक्स, स्कॉलरशिप, ड्रेस, लर्निंग मटेरियल्स ये सब भी मिलेंगे, तो इसमें भी सेम ही है, बट इसमें जो चेंज है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें एज लिमिट कर दी है कितने, 6 से 18 साल तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री शिक्षा दी जाएगी, उनका ये अधिकार है, ठीक है जी। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, will constitute district level committee to address the local issues of PWD। मतलब कि हमारे जो
स्थानीय मुद्दे के समाधान के लिए राज्य सरकार जो हमारी होती है वो एक कमेटी बनाएगी अपनी, और वो कमेटी में क्या चीज़ देखेगी, क्या चीज़ का ध्यान रखेगी कि भाई इन लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्या इन लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राज्य सरकार का जो भी हेड होगा उसकी कमेटी के पास वो जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक अलग से जो कमेटी है वो बनानी पड़ेगी, किस लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है जी, समझ गए। इसके बाद देख लेते हैं कि जी चीफ कमिश्नर, पिछली बार मैंने बताया था आप लोगों को चीफ कमिश्नर ऑफ पीडब्ल्यूडी कौन है। देखिए जी, अब क्या कहा जा रहा है कि ऑफिस जो होंगे, चाहे वो चीफ कमिश्नर का हो चाहे वो स्टेट कमिश्नर का हो, किसका, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाएगी। जितनी पावर इनको पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में दी गई थी, उससे भी ज़्यादा अब इनको पावर दी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देख लीजिए, देखिए जी ब्रॉड बेस सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, मतलब कि केंद्र और राज्य स्तर पर शीर्ष नीति निर्माण नियमों के रूप में कार्य करने के लिए विकलांगता एवं व्यापक आधारित केंद्र और राज्य सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाने हैं। मतलब कि जी सलाह कहाँ से ली जाए, हमें कहाँ से पता लगेगा कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या कर सकते हैं। किसी अगर कोई पीडब्ल्यूडी है वो स्टक हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो कहाँ पे जा सकता है, कौन एडवाइस कर सकता है उसे। ठीक है जी, तो ऐसे भी केंद्र जो है वो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर खोले जाएंगे। इसके बाद देख लीजिए कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करिए। अब डिसेबिलिटी ही नहीं ली गई, इसमें क्या लिया गया है, एसिड अटैक, जिनके ऊपर एसिड अटैक विक्टिम जो होते हैं, जो कि एसिड अटैक से ग्रसित लोग होते हैं। ठीक है, और एसिड अटैक विक्टिम भी वो जिनको जैसे एसिड फेंक दिया, मतलब कि फेस पे एसिड आया, उसकी कोई आँख चली गई, उसको दृष्टिबाधिता भी हो गई। ठीक है, उसके कान पे फेंक दिया तो उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, या फिर उसकी बॉडी काम करने लायक नहीं रही, हाथ में प्रॉब्लम हो गई, पैर में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी इंक्लूड किया गया है जिनको क्षति हुई है, किस वजह से, एसिड अटैक फेंकने से, एसिड फेंकने से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में एसिड अटैक के, इसलिए एसिड अटैक विक्टिम्स को भी, जिन पे एसिड अटैक हुआ उनको भी इसमें इस श्रेणी में शामिल किया गया। ड्वार्फिज्म एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्वार्फिज्म कौन होता है, बोनापन। ठीक है, ड्वार्फ लोग कौन होते हैं, बोने लोग। ड्वार्फिज्म किसको कहते हैं, बोनेपन को। ठीक है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिनको मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मसल्स वो जैसे कि स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको पैरों की मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो अच्छे से चल फिर नहीं पाते हैं, उनकी मोबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कुछ श्रेणियां हैं जो कि इसमें अब की बार 21 जितने भी इसमें डिसेबिलिटीज़ आएंगी उसमें डाली गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 3 जो है ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर भी इसमें डाले गए हैं। 3 ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर भी इसमें डाले गए हैं। पीडब्ल्यूडी की अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें ब्लड से रिलेटेड एक भी डिसऑर्डर नहीं था, ना ही उसमें बोनेपन की हमने बात करी थी, ड्वार्फ लोगों की बात करी थी, ना ही उसमें हमने किसकी बात करी थी, एसिड अटैक विक्टिम्स की बात करी थी। बट अब की बार हमको 3 डिसेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी इसमें, जो कि ब्लड से रिलेटेड है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिसीज़। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अब जिसमें एक मेन बात लिखी गई है कि पर्सन विद एटलीस्ट 40% ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कि एक पर्सन होता है, उसकी ना अलग अलग परसेंट होती हैं जो उसकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे लिखी होती है। तो एटलीस्ट उसको 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो जितने भी इनको ये अधिकार दिए जा रहे हैं उसका बेनिफिट ले पाएगा। कितनी परसेंट होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, पहले जो थी 7 डिसेबिलिटीज़ थी, अब कितनी कर दी गई है, 21 बढ़ा दी गई है। पहले कितनी थी, 7 थी, मैंने कल की वीडियो में बताया आपको। अब कितनी कर दी गई है, 21 कर दी गई हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं जी ब्लाइंडनेस। ब्लाइंड लोग आप समझते हैं, अंधे। ठीक है, जिनको दृष्टिबाधिता होती है। ठीक है, ये WHO ने इन लोगों के बारे में क्या कहा है कि ऐसे लोग, ऐसे ब्लाइंड लोग, देयर आईसाइट कैनॉट बी करेक्टेड टू अ नॉर्मल लेवल, कि अगर हम इन दृष्टिबाधित लोगों को अगर उपचार देने के लिए भी आए, अगर इनका ट्रीटमेंट भी किया जाए, पर उनको नॉर्मल लेवल पे नहीं लाया जा सकता। ये ब्लाइंड की डेफिनेशन है किसके द्वारा, WHO के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए। सबसे पहली 21 में से सबसे पहली आ गई जी हमारी ब्लाइंड, उसके बाद लो विजन,
ठीक है। लो विजन आप समझते हैं कि एक तो हो गया बिल्कुल ही कम्प्लीटली ब्लाइंड, एक हो गया लो विजन जिसको देखने में दिक्कत है, मतलब कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, जिसको दूर दूर देखने में प्रॉब्लम है, जिसको पास में देखने में प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग भी इस श्रेणी में आते हैं। बट किस लेवल पे है, माइल्ड लेवल पे है, सीवियर लेवल पे है या प्रोफाउंड लेवल पे, तो सीवियर लेवल वाले तक, मॉडरेट से सीवियर लेवल वाले तक इसमें आ जाते हैं लो विजन में। अब जी आती है हमारी लेप्रोसी कर्ड। लेप्रोसी कर्ड क्या होती है? कुष्ठ रोग से पीड़ित कौन होते हैं? ये कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति। मतलब कि आपने कभी कोढ़ की बीमारी सुनी है? जैसे कोढ़ की बीमारी होती है, हमारे जो ये पॉइंट्स होते हैं या फिर पैर होते हैं उसमें से एक वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, वाइट सब्सटेंस उसमें से एक डिस्चार्ज होने लगता है, उसमें से वाइट कलर का एक पदार्थ निकलता है। क्या होता है, वो हमारी बॉडी को गलाता है, गलाना शुरू कर देता है और बॉडी कहीं से भी गलनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से क्या होती है, हमारी जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो गड़बड़ाने लगता है, वो नॉर्मल नहीं रहता है। तो इन लोगों को भी इसमें ऐड किया गया है जिसको कोढ़ की बीमारी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हेयरिंग इम्पेयरमेंट आप लोग सब समझते हैं। हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग कौन होते हैं? श्रवण बाधित लोग, ठीक है, जिनको सुनने में तथा बोलने में दिक्कत होती है। एक होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। देखो जी, मोटर जब भी आपके सामने नाम आ जाए, लोकोमोटर ये लिखा है ना, मोटर, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि कोई भी आपकी मोटर से रिलेटेड दिक्कत है, गतिक, ठीक है, मतलब कि देखिए चलने में दिक्कत है, इसको भी चलने में दिक्कत है, इनको भी चलने में दिक्कत है, इनको भी चलने में दिक्कत है। मतलब कि जो आपके मोटर होते हैं ना, जो आपको उठने में बैठने में मदद करते हैं, ऐसे शरीर के जोड़ जो आपको उठने में बैठने में लिखने में, ठीक है, इन सब चीज़ों में मदद करते हैं, उससे रिलेटेड बीमारी होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है जी। इसके बाद देख लेते हैं डॉर्फिज्म। आपको अभी बताया बोनापन, जैसे कि ये एक बहुत प्रसिद्ध फिल्मी एक्टर हैं हमारे, तो इनका शायद नाम के नाम से है ये कुछ, तो बड़े ही फेमस एक्टर हैं ये। इनको क्या प्रॉब्लम थी? डॉर्फ थे ये, ठीक है, बोने थे ये। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद मेंटल इलनेस, ठीक है, मेंटल इलनेस कोई भी हो सकती है, ठीक है, दिमाग से कोई भी इंसान अगर इल हो, कोई भी परेशान हो, अगर वो दिमाग से ही ठीक नहीं होगा, तो दिमाग से ही अगर कोई बीमार है या फिर इल है, तो क्या होगा, उसके शरीर पर भी फ़र्क पड़ेगा, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा। तो ऐसे भी कुछ मेंटल इलनेस होती हैं, ठीक है, जो दिमागी रूप से परेशान है और जो अपने दिनचर्या के जो कार्य हैं, अपने से रिलेटेड जो कार्य हैं, वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को जनरली पढ़ने में तथा लिखने में भी दिक्कत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, बौद्धिक विकलांगता। अब देखिए जी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ कौन सी होती है? इसमें डाउन सिंड्रोम चले जाते हैं, ठीक है, इनको मानसिक बीमारी होती है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, ठीक है, इनको भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो जिनको भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इट मीन्स उनका जो दिमागी जो संतुलन है वो नॉर्मल लोगों से या तो कम है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम है, कि वो पढ़ने के ज़्यादा योग्य नहीं है, वो सिर्फ अपना अगर कार्य ही कर ले तो वो ही काफ़ी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसके काफ़ी सारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आप यही जान लीजिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके बाद हम लोग जानते हैं सेरिब्रल पाल्सी। देखिए, सेरिब्रल का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क, और पाल्सी का मतलब क्या होता है? पक्षघात। इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, के ये एक दिमागी रूप से एक प्रॉब्लम है। हमारे जो दिमाग में ना काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये ऊपरी भाग हो गया, ये नीचे वाला भाग हो गया। तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, ये किसी ना किसी हमारी मोटर एक्टिविटी के ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोटर एक्टिविटी मतलब कि हमारे चलने, उठने, बैठने, लिखने, पढ़ने, इन सब चीज़ों के लिए ये अलग अलग हमारे दिमाग के पार्ट्स ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया, अगर ये वाला आपका ब्रेन का पार्ट अफेक्ट होगा तो आपकी ये वाली बॉडी काम नहीं करेगी। अगर ये बीच वाला अफेक्ट होगा तो आपकी लोअर बॉडी काम नहीं करेगी। अगर पूरा ब्रेन अफेक्ट होगा तो आपकी पूरी बॉडी काम नहीं करेगी। अगर ये बीच वाला हिस्सा काम नहीं करेगा तो आपको इंटरनली प्रॉब्लम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड पाल्सी, जो कि ऐसी अपंगता जो कि आपकी बॉडी में फिर दिखाई दे, आपको
चलने फिरने ऐसी चीज़ों में दिक्कत हो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखिए जी, ये एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है कि अगर आप इससे ग्रसित लोगों को या फिर इससे ग्रसित बच्चों को अगर आप देखें तो आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि ये डिफरेंटली एबल है और ये नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते हैं, नॉर्मल होते हैं। बट क्या होता है, इनमें बिहेवियरल इशू रहता है। ठीक है, इनका ना अपना ही इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। आप देखिएगा कभी ये आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये सोशलाइज नहीं होते हैं, बात नहीं करते हैं। और ये अगर बात नहीं करेंगे तो क्या होता है, इनकी स्पीच भी नहीं रहती बाद में। ये अपने एक अलग ही वर्ल्ड में रहते हैं, ये सोचने विचारने मतलब अपना ही वर्ल्ड बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, अगर इनके मन में आ गया तो ये हैंड फ्लैपिंग करते रहते हैं, अगर इनके मन में आ गया तो ये जंपिंग ही करते रहते हैं। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप मेनली ध्यान रखिए कि इनको सोशलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, समाजी उठ बैठ में या फिर बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि इनका इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, ये उसी ख्यालों की दुनिया में जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये भी हमारे दिमाग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है। ये जनरली क्या होता है, हमारे जीन्स से आती है, वंशानुगत होती है। तीसरी चीज़ इसमें मेन बात आती है कि इसमें क्या होती है मेन प्रॉब्लम, कि आपकी ना मेमोरी लॉस होने लगती है। आप देखते हैं ना, कोई जैसे एक तो एज फैक्टर होता है, हमारे जितने भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको क्या होता है, धीरे धीरे उनकी मेमोरी जो है कम होने लगती है। बट इसमें क्या होता है कि एज से पहले ही मेमोरी जो है वो या तो धीरे धीरे करके या फिर एकदम से मेमोरी ख़त्म हो जाती है, इतनी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है कि वो अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने रिलेटिव्स को भी नहीं पहचान पाते हैं, या फिर वो कौन है, उनका नाम क्या है, ये भी नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं डिमेंशिया, इंग्लिश में बोलते हैं डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया का मतलब मेमोरी लॉस हो जाना। ठीक है, धीरे धीरे करके मेमोरी लॉस हो जाना। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है। ये मांसपेशी से रिलेटेड है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आप देखिए, जब ये बच्चा 2 साल का था ऐसा हो गया, 8 साल का था ऐसा हो गया, और 15 साल तक आते आते ये वर्स्ट कंडीशन इनकी हो जाती है। इनकी मसल जो है ये नॉर्मल से अलग हो जाती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, मतलब कि एक जगह आके जकड़न सी होने लगती है। ये अपने आप को, जैसे हम लोग फ्लैक्सिबल अपने हाथ पैर चलाते हैं ना, ये अपने हाथ पैर नहीं चला सकते। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है इन्हें। मसल जो है वो रिजिड हो जाती है, हैवी हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। ठीक है, जिस वजह से इनके जो मसल्स हैं वो इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि अगर इनकी ऐसे मुट्ठी बंद है तो वो बंद ही रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर अगर इनकी जो बॉडी है वो इस तरीके से मसल्स इनकी वीक होने लग जाती है कि इनकी पूरी बॉडी लटकने लग जाती है, इनको अपनी मसल्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। ठीक है, आगे बढ़े, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी एक आजकल का बहुत ही एक मेजर पार्ट है। ये किसी एक नॉर्मल इंसान को भी हो सकता है। इसमें क्या आता है, डिसकैलकुलिया, जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, डिसग्राफिया जिसको लिखने में प्रॉब्लम हो, डिसलेक्सिया जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, और भी काफ़ी इसमें आती है, डिस्टोनिया आती है, तो काफ़ी सारी इसमें प्रॉब्लम्स आती है जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। बेसिकली हमें लर्न करने में, ठीक है, अपना अधिगम करने में हमें प्रॉब्लम करती है, सीखने में हमें प्रॉब्लम करती है। ठीक है जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देखिए जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है कि एक आपका ये मस्तिष्क है, यहाँ से आपका क्या आता है, बैकबोन आती है, बैकबोन के साथ आपकी काफ़ी सारी नर्व्स जुड़ी हुई होती हैं। इन नर्व्स पे क्या है ना कि एक गंदा कि एक तरीके का वाइट प्रोटीन जमने लग जाता है, कि एक तरीके का ना वाइट प्रोटीन जमने लग जाता है। तो प्रोटीन जमने के बाद क्या होता है, ये जो हमारी ऐसी जो ये नर्व है ये टूटने लग जाती है, ब्रेकेज होने लग जाती है। और इससे क्या होता है कि अगर जैसे आपके जितने भी नर्व्स हैं, अगर ये आपके पैरों में जा रही हैं तो पैर काम करना बंद कर सकते हैं। हाथों में जा रही है, अगर ये ब्रेकेज हाथों तक पहुंच रहा है तो आपके हाथ भी काम करना बंद कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है एक टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, नर्व्स टूटने लग जाती हैं। ठीक है, नर्व्स
टूटने लग जाती हैं, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल है ना, अलग अलग जगह से, मल्टीपल याद रखना, मल्टीपल अलग अलग जगह से नर्व जो है वो टूटने लग जाती हैं, ठीक है। और जो मैं आपको प्रोटीन बोल रही थी उसका नाम होता है माइलिन शीट, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद देख लीजिए थैलेसीमिया क्या है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। 3 चीज़ पढ़ी थी ना, थैलेसीमिया, सिकल सेल और एक और हमने चीज़ पढ़ी थी, क्या थी, हीमोफीलिया, ठीक है फ्रेंड्स। थैलेसीमिया में देख लीजिए कि क्या होता है कि ये हमारी नॉर्मल ब्लड्स की सेल है, ठीक है, और ये है हमारी थैलेसीमिया ब्लड की सेल। रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड में जो है ऑक्सीजन का फ्लो करने में, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाने में। हमारी बॉडी, हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है, पूरी बॉडी में जाता है, और इसके अंदर जो चीज़ होती है वो होती है हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन होता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड सेल्स ये वाले जो होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि हमारे जो ऑक्सीजन केयरिंग जो ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब कि हीमोग्लोबिन होता है, वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है इसमें। और इससे क्या चांसेस हो सकते हैं, इससे चांस हो सकते हैं कि आपको अनीमिया हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स, अनीमिया हो जाए। और इसमें क्या होता है ना, इसको पहचानने के लिए क्या होता है कि आंखें आपकी बिल्कुल पीली हो जाती है, फेस आपका बिल्कुल पीला हो जाता है। और इसमें एक जनरली एक चीज़ और है कि आपकी ये वाली जो हड्डी है ना, ये पतली हो जाती है, अंदर की साइड को हो जाती है, और आपकी ये जो जॉ लाइन होती है ना, ये फैल जाती है ऐसे। ये किस वजह से, ब्लड की वजह से होता है। ये सूजन आ जाती है पूरी बॉडी पे, समझ में आ गया। ऑक्सीजन कैरिंग जो आपके सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें जो है वो कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं सेल्स, इसमें हेल्दी है ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है जी। अब देख लीजिए स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक मेजर एक्सीडेंट के बाद, किसी एक मेजर बीमारी के बाद, मान लीजिए कोई एक बीमारी हो गई किसी को, और उसने उस बीमारी को इतना ज़्यादा दिल पे ले लिया कि उसकी स्पीच चली जाए, कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि उसको स्पीच चली जाए, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होते हैं, जिसको हम तुतलाना, हकलाना, इस चीज़ को भी हम लोग लैंग्वेज डिसऑर्डर या फिर डिसेबिलिटी में ही लेते हैं, अगर किसी को मेजर डिसेबिलिटी है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम है जो कि हमारे स्पीच से रिलेटेड है, हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो सारी डिसेबिलिटी भी इसमें आती है। तीसरी हमारी ब्लड की जो एक बीमारी थी, जो एक डिसेबिलिटी थी, वो क्या थी, देख लीजिए। इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स कि ये आपकी एक वेसल है, ठीक है, एक आपकी कोशिका है जिसमें से आपका जो ब्लड है वो आराम से फ्लो हो रहा है, कहीं से भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। बट फ्रेंड्स इसमें क्या होता है ना कि आपकी जो ये कोशिका है, इसमें से ये जो ब्लड सेल्स हैं ये निकलने लग जाते हैं। इन लोगों को क्या होता है, जनरली इनका क्या होता है, नाक में से ब्लड आने लग जाता है, मुंह में से ब्लड आने लग जाता है, या फिर इनको टॉयलेट में ब्लड आने लग जाता है, कहीं से भी ये ब्लड अपना पास आउट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, ब्रेकआउट हो जाता है, क्या कोशिकाएं जो हैं, वेसल जो हैं, ये ब्रेकआउट होने लगती हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये क्लॉट भी जमा देती हैं, ठीक है। जैसे हमारे नॉर्मल बॉडी में अगर कोई भी जैसे ब्लड निकला, उसके बाद एक लेयरिंग आ जाती है ना ऊपर, इसमें क्या होता है, गंदी वाली प्लॉटिंग हो जाती है, और वो प्लॉटिंग ऐसी होती है कि हमें उसमें दर्द होने लगता है, और वो कभी भी इस प्रॉब्लम के कारण वो कभी भी दोबारा से ब्लड आ सकता है उसमें से, ठीक है फ्रेंड्स। आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये क्लॉटिंग हुई, यहाँ से आपका ब्लड निकलना शुरू हुआ, आपने यहाँ पे बैंडेज लगवाई या फिर कोई भी पट्टी करवाई, अगले दिन यहाँ से निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके की एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि आइडेंटिफाई करी गई है इस RPWD एक्ट में। ये तीसरी बीमारी है जो कि है आपकी सिकल सेल डिसीज़, ये भी ब्लड से रिलेटेड है। देखिए आपकी जो ब्लड सेल होती है वो नॉर्मल किस शेप की होती है, इस शेप की होती है, ओवल शेप की होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ओवल शेप की होती है, इस शेप की। बट आपकी जो सिकल सेल डिसीज़ होती है, इसमें क्या होता है, मून देखा आपने, चंद्रमा, तो इस तरीके की ये वाले, इस तरीके की ये जो है सिकल सेल हो जाती है, मून शेप के आपके जो ये जो रक्त के जो आपके सेल हैं, रक्त के जो सेल हैं, ये शेप अलग ले लेते हैं। और इसको देखिए कि इसकी शेप क्या आ रही है, कहीं कहीं पे नॉर्मल है, कहीं कहीं पे ये सिकल सेल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे क्या होता है ना, ये आपके जैसे ये गोल है,
और ये फ्लेक्सिबल भी होती है। अगर आपके ये किसी जॉइंट में से जा रही है, ठीक है, मान लीजिए आपके यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है और ये किसी आपके जॉइंट में से जा रही है, तो अगर कोई ओवल शेप की या गोल शेप की अगर ब्लड सेल होगी तो वो आराम से फ्लो हो जाएगी। बट ये जो सिकल सेल होती है ना, ये आपस में अटक जाती है, यहाँ पे ये अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएंगी, पीछे जाके ये अटक जाती है। वहाँ पे क्या होता है, सीवियर पेन होने लगता है, ठीक है, पेन होने लगता है, सूजन आ जाती है। और इस सेल के स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है कि आगे तक, मतलब कि आगे जब उसकी लाइफ है, जैसे कि नॉर्मल इंसान की अगर एज है 80 ईयर्स, तो ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इनकी जनरली जो एज कैलकुलेट की गई है वो है 45 ईयर मैक्सिमम। और ये क्या होता है, वंशानुगत आता है, या तो माँ से या फिर पिता से वंशानुगत आता है। इसके केसेस जो हैं इंडिया में कम है, बाहर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है जहाँ पे नीग्रोज लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा हैं इसके केसेस, बट इंडिया में स्टिल कम है। फिर भी इसकी सिवियरिटी को ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, इसके दर्द को ध्यान में रखते हुए इस वाले डिसेबिलिटी को हमारे 21 डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, एक बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है, विजुअल भी है, मतलब कि आपने एक कैटेगरी का नाम सुना होगा DB, डेफ ब्लाइंड, वो बच्चा डेफ भी है, ब्लाइंड भी है। तो ये क्या है, मल्टीपल डिसीज़, मल्टीपल डिसेबिलिटी, मतलब कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होना किसी एक व्यक्ति में या फिर किसी एक बच्चे में, उसको कहते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देख लीजिए पार्किंसन डिसीज़। पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी है ना शिवर होने लग जाती है, मतलब बूढ़े हो तब नहीं, पहले से भी शिवर होने लग जाती है। मान लीजिए कि एज है 35 या 32, उसी में ही आपकी बॉडी शिवर होने लग जाती है, आपके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। अगर आप भागते हैं तो भागते हुए आप अपने पैरों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको बेसिकली अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहता, पॉस्चर जो है वो ख़राब होने लगता है, रिजिडिटी हो जाती है, ठीक है। कमर अगर सीधी है तो एक हफ्ते तक वो सीधी ही है, ठीक है फ्रेंड्स। चाइल्ड जो इसकी एक स्टेज होती है, जब वो ये डिसीज़ आने लगती है किसी इंसान में, तो क्या होता है, इसके ना छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड्स होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड्स, मतलब कि आपको ना झटकों की तरह आएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको ये पार्किंसन डिसीज़ हुई। आपके बैठेंगे, आपको स्ट्रोक आएगा, आप बैठेंगे, आपके हाथ पैर एकदम से हिलने लग जाएंगे, आपके पैर एकदम से हिलने लग जाएंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो ये जनरली क्या होता है, तो ये पार्किंसन डिसीज़ होती है। और ये फिर जैसे ये तो मैंने माइल्ड लेवल बताया, फिर क्या हुआ कि एक हफ्ते तक आपको ये प्रॉब्लम लगातार चली, और ये उसके बाद जब सीवियर लेवल में ये चला जाता है तो क्या होता है कि आपकी लाइफ लॉन्ग ये आपके साथ ये डिसीज़ रहती है, और ये इनक्योरेबल है, मतलब कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। काफ़ी सारी मेडिकेशंस है, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो इसके दर्द को या फिर इसकी जितनी भी शिविर करती है बॉडी, उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन को, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जकड़न होती है, उसको थोड़ा सा कम कर सकता है, बट बिल्कुल हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया था, एसिड अटैक विक्टिम। एसिड अटैक विक्टिम भी कौन, जिनको एसिड तो गिर गया है बट किसी प्रकार की क्षति हुई है। अब मान लीजिए इतना सा एसिड है, कोई एसिड अटैक मतलब एसिड की कंपनी में ही काम करता है और उसके इतने से हाथ पे एसिड गिर गया है, तो उसको थोड़ी ना हम लोग डिसेबिलिटी में काउंट करेंगे, वो तो फुल्ली एकदम हेल्दी है इंसान। बट जैसे कि आपने ये छपाक मूवी देखी होगी, इनको जो है इनका पूरा फेस मतलब पूरा ही फेस इनका जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया था, मैल स्ट्रक्चर्ड हो गया था, बिल्कुल ही फेस ख़राब हो गया था इनको, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी जब इनके ऊपर एसिड का अटैक हुआ था। और आजकल जो हमारे प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या फिर हमारा साउथ साइड हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको एसिड अटैक से जो भी क्षति पहुँचती है, उस वजह से इन लोगों को एसिड अटैक जो ये कैटेगरी है इसमें इंक्लूड किया गया है, डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि देखा गया है कि एक तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़ इनके स्किन डैमेज होने की वजह से, इनके आईसाइट डैमेज होने की वजह से, इनका बॉडी डैमेज होने की वजह से इनको कोई भी गवर्नमेंट तो क्या, इनको प्राइवेट भी जॉब्स नहीं ऑफ़र की जाती है। तो इनको और सशक्त बनाने के लिए कि भाई हो गया चलो जो भी है, इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की है और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आने वाली वीडियोस में। जब आपका आईएट एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपने वो यूट्यूब की हिस्ट्री में आपने किसी से सुनी नहीं होगी, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, आयट पहले दे लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेशनल एंड स्टेट लेवल फंड विल बी प्रोवाइडेड। देखिए जी, इनके लिए फंड इकट्ठे किए जाएंगे अब। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट इन लोगों को दिया जाएगा, किस लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। ठीक है जी, इसके बाद एम्फेसिस हैज़ बिन गिवन टू एंश्योर एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक। देखिए जी, पिछली बार भी हमने बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के बारे में बात की थी। अब की बार इन्होंने बोल दिया कि कोई भी अगर प्राइवेट भी कोई चीज़ बन रही है या फिर कोई गवर्नमेंट भी बन रही है, मेट्रो स्टेशंस है, कोई भी मॉल है, कोई भी सिटी है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, हर एक चीज़ जो है एक टाइम फ्रेम के अंदर, जब भी वो बनना शुरू है, एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको बिल्कुल बैरियर फ्री बनाया जाए। पिछली जो सुविधाएं हमने बताई थी उससे भी ज़्यादा इंक्लूड इसमें कर दी जाए। समझ में आ गया फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच इतने वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईएट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। और मुझे लगता है कि उन हर इंसान के साथ आप शेयर कीजिए जो भी हमारे इंडिया का सिटीज़न है, बिकॉज़ ये सब तो ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी को पता ही होनी चाहिए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आपको क्या ये सारी चीज़ें पता थी जो मैंने आज आपको बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स तैयारी करते रहिए। एंड फ्रेंड्स, डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।